मैंने स्टार्ट किया था ये एंड ऑफ 2015 में ना। एंड काउस की बात करें तो मेरे पास 56 फ्रीजियन काउस आई थी। वंडा मुख्तलिफ कमर्शियल कंपनीज हैं जो बना रही हैं, तो वो हम ऐड कर रहे होते हैं। इसके अलावा मिनरल होता है, इंपोर्टेड होता है, वो भी DCP है। तो ये अब मिल्किंग टाइम है क्योंकि इसलिए अब ये ग्रुप की फॉर्म्स में आएंगी एंड इनकी मिल्किंग होगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मुनीब खान मलेज़ई। मुल्तान से आज हम 70 किलोमीटर की मसाफत करके दुनियापुर के एक फॉर्म में मौजूद हैं। ये बिल्कुल एक देहात में एक नई दुनिया कायम की गई है। यहाँ पर जदीद से जदीद तरीन यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे फॉर्म में अपने डॉक्टर्स हैं। एक जंगल में मंगल कहा जाए तो बेजाना होगा। फॉर्म के CEO हमारे साथ मौजूद हैं, हिज़्बुल्लाह खान तरीन साहब। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये कैसे ख्याल आया और ये कहाँ BDS आपने डॉक्टर बने और उसके बाद ये देहात में फार्मिंग करने का क्या आइडिया आया और इसकी कॉस्ट क्या है, और ये सब तमाम चीज़ें जो हमारे सवालात हैं, मौसमियाती एतबार से किन किन चीज़ों को इन्हें गौर में लाना होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। हिज़्बुल्लाह भाई, ये बताएं, बड़ी खुशी हुई आपका फॉर्म देखकर। ये पीछे हमें बंकर से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये बंकर किस चीज़ के हैं? ये जी एक्चुअली साइलेज के बंकर्स हैं। मकई क्रॉप होती है, उसको हम जब वो तैयार स्टेज पे होती है तो हम उसको चॉप कर लेते हैं। हार्वेस्टर होता है इसके लिए एक्सक्लूसिव जो कि आता है एंड इन अ डे वो 20 एकड़ से चॉप कर लेता है। मकई की एज कितनी? मकई की एज होती है तकरीबन 80 डेज़। हम एक्चुअली इसमें देख रहे होते हैं हाफ मिल्क लाइन। मकई का जो दाना होता है उसको हम पूरा पकाते नहीं हैं। हमें क्योंकि पूरा का पूरा इसमें आपका पूरा प्लांट चाहिए होता है, तो हम इसमें देख रहे होते हैं मिल्क लाइन को, ताकि दाना बिल्कुल पक भी ना जाए और वो अपनी एक एक्यूरेट स्टेज पे हो जो कि जानवरों के लिए डाइजेस्ट करना भी। अच्छा, ये इसको चॉप करने के बाद कितने दिन इन बंकर्स में रखा जाता है और एक जानवर को हम कितना डालते हैं? चॉप करने के बाद हम इसके अंदर जब प्रेसिंग कर रहे होते हैं ट्रैक्टर से, चलते भी जी श्योर, तो जब हम इसको एक्चुअली चॉप करते हैं, चॉप करने के बाद हम इसकी प्रेसिंग करते हैं विद ट्रैक्टर्स, ताकि ये जो है प्रॉपर कम्पैक्ट हो जाए। और इसमें मुख्तलिफ कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं इनोकुलेंट, तो वो साइलेज इनोकुलेंट डाला जाता है जो कि इसको फर्मेंट करता है एंड मोर डाइजेस्टेबल फॉर्म में ले आता है। इनोकुलेंट की कितनी कीमत है और किस मिकदार में ऑन एन एवरेज डालते हैं? ये इसकी एक पैकिंग आती है, 2.5 से 3 एकड़ों के लिए होती है। वो प्राइस उसकी फ्लक्चुएट करती है, आपको पता है। जैसे इंपोर्टेड आइटम्स हैं, लास्ट टाइम आई थिंक ये 7500 का था जी। साल में आप एक दफ़ा सैलेज तैयार करते हैं? साइलेज में एक दफ़ा एंड एट टाइम्स हम 2 दफ़ा भी कर रहे होते हैं। जैसे इस दफ़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था क्रॉप का, बारिशों की वजह से आंधियाँ चली एंड क्रॉप गिरी, तो हमें ये फील हो रहा है कि हमें फर्दर भी बनाना चाहिए साइलेज, तो हमने ज़मीन रखी हुई है, हम बहार या मकई दोबारा लगाएंगे। अच्छा हिज़्बुल्लाह भाई, ये हम फॉर्म में आ चुके हुए हैं, तो ये बताएं कि ये आपने बाइफरकेट किए हुए हैं, ये किस तरह से आप इनकी बाइफिकेशन करते हैं? जी एक्चुअली ये हमारा यंग स्टॉक है जो कि इसी साल में पैदा हुई हैं। एंड एक कंपार्टमेंट वो पिछली साइड पे है, वो वाले बच्चे हैं जिनको भी हम दूध पिला रहे हैं। ये वाली जो हैं इनको हम वीनिंग पे ले आए हैं। इनको 6 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम जो पैदा हुई हैं 6 मंथ तक की आपको इसमें नज़र आएंगी। आपने भी कहा कि इनको हम दूध पिला रहे हैं जी। जिनको आप दूध पिला रहे हैं, क्या वो इन्हीं गायों का दूध पिलाते हैं? जी इन्हीं गायों का पिलाते हैं, लेकिन नॉट स्पेसिफिकली कि उनकी माँ का ही हो, वो किसी भी गाय का हो सकता है। हम एक्चुअली फीडर के थ्रू इनको फीड कर रहे होते हैं। अच्छा, यानी आप उसको डायरेक्टली, वो क्या वजह है कि आप उसको उसकी क्या नाम है उसकी मदर तक उसको नहीं पहुँच? एक्चुअली हमारी यहाँ पे ऑटोमेटेड मिल्किंग है। 6 काउज एट ए टाइम हम मिल्क कर रहे होते हैं।
तो ये फीजिबल नहीं है कि माँ के साथ उसका बच्चा भी लेके जाया जाए। तो फ्रॉम द स्टार्ट जब उसकी बर्थ होती है हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट कर लेते हैं और फिर आप फीडर के साथ फीडर के साथ हम फिर हमें क्वांटिटी भी पता होता है, 10% ऑफ द बॉडी वेट आपने इनको फीड करना होता है मिल्क, तो वो हम उसको पूरा कैलकुलेट करके डाल सकते ये उस साइड पे आप देख सकते हैं कि ये आपने सेपरेट की हुई है मिल्किंग काउ। हैं। नहीं, ये एक्चुअली हमारी हैं यंग हीफर्स। ये आप ऑन एवरेज ये 12 से 14 महीने एज है, 12 से 14 महीने की हैं। इनको हम इंसेमिनेट कर रहे हैं। ये अभी मिल्किंग में नहीं है, इसको आप समझेंगे कि ये टू बी इंसेमिनेटेड या इनमें से कुछ इंसेमिनेट हो चुकी हैं। ठीक है, तो आपने बुल क्यों नहीं रखा हुआ? एक्चुअली डिज़ायर होता है कि अच्छी से अच्छी नेक्स्ट प्रोजेनी जो है वो बेहतर से बेहतर हो जाए, तो उसके लिए हम इंसेमिनेशन करते हैं आर्टिफिशियल। एंड हमारी कोशिश होती है कि वो हम सेक्स सीमन रखें जिसमें 90% चांसेस होते हैं कि आपको फीमेल काव मिलेगा। 90% आ जाती है। जी आ जाती है। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि इनका जो रिवायती हमें वो नज़र आता है चारा डालने की जगह, वो वैसी आपने रिवायती जगह नहीं बनाई हुई। और ये क्या जी, ये एक्चुअली हमने आप कह लें कि लेबर को आसान बनाने के लिए या आप ये कह लें अपनी सहूलत के लिए ये फीडिंग पैसेज बनाया हुआ है, ताकि ये आप देख रहे होंगे ये एक रिक्शा लोडर है। तो अच्छा। इसमें ये होता है कि हम ज़्यादा क्वांटिटी में बंकर से साइलेज लोड करके इनको ऑफ़र कर सकते हैं। एंड ये चलता जाता है, बंदा साथ साथ चारा डालता जाता है, चीज़ें एफिशिएंट। आपने टाइल लगाई हुई, इसकी क्या वजह? जी, ये टाइल लगाने की वजह ये है कि ज़ाहिर है जब गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, शावरिंग चल रही होती है, जिसकी वजह से बीमारी फैलने का ख़दशा होता है। सफाई प्रॉपर मेंटेन करने के लिए हम ये टाइल्स लगाते हैं। देखें जी, ये जानवरों के लिए भी टाइल्स लगाई गई हैं और ये साथ ही बंकर्स हैं, और आपने यहाँ पे इतना असिस्ट किया हुआ है कि ताकि आसानी हो। उसकी क्या वजह? कोई लेबर के इश्यूज रहते हैं आपको? जी देखें, लेबर आखिर ये भी इंसान है, तो कोशिश होती है कि इनका जितना हम इनके लिए इजी कन्वीनियंस पैदा कर सकें ताकि ये और चीज़ों में अपने आप को एफिशिएंटली बाकी चीज़ों में ये काम कर सकें। अच्छा, तो अब तो मौसम बेहतर है, ये हमें पंखे नज़र आ रहे हैं और ये पंखों के साथ साथ आपके ये शॉवर्स भी हैं, तो ये आप गर्मी में चलाते हैं? जी, एक्चुअली अभी तो मौसम बेहतर है, आपको पता है कि सर्दियां चल रही हैं, तो जब आप जाते हैं गर्मियों वाली साइड पे आफ्टर मार्च, तो क्योंकि ये इंपोर्टेड ब्रीड है, ऑस्ट्रेलिया से आई हैं एंड इनकी जो मिल्क यील्ड है वो ज़्यादा होती है, तो इनको कंफर्ट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इन्हें चाहिए होता है, जिसके लिए हम ये पंखे एंड शावर्स ऐड करते हैं ताकि इनको एक मुनासिब माहौल मिल सके। यहाँ टेम्परेचर कितना होना चाहिए? वैसे कहते हैं जी 5 से 15 डिग्री आइडियल है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो चला जाता है 50 के क्लोज, तो इसलिए हम फिर ये फ़ैन एंड शावर ऑपरेट कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हो जाए तो ह्यूमिडिटी इनको ज़्यादा तकलीफ़ देती है, इनका सर्वाइवल ह्यूमिड मौसम में ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो शावर्स इसीलिए ऐड किए जाते हैं ताकि इनकी बॉडी के ऊपर पानी गिरे एंड फ़ैन जो है वो उसको एवेपोरेटिव इफ़ेक्ट देता है। अच्छा हिजबुल्लाह भाई, आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस में मदऊ किया गया इस फॉर्मिंग के हवाले से, तो वहाँ पे कैसा रिस्पांस रहा? और मैंने तो ये सुना है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ पे लर्निंग कोर्स करने आते हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, लास्ट ईयर हमें बुलाया गया था प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में, जहांगीर तरीन साहब ने कंडक्ट किया था, एक डेयरी से रिलेटेड सारे मिनिस्टर्स भी आए हुए थे, तो वहाँ पे एक्चुअली फार्मिंग को कैसे बेहतर किया जाए ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, उस लिए उन्होंने हमें बुलाया कि जी अपने मिल्क को, इसकी प्राइस को, इसकी कंजम्पशन को, इसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो वो माशाल्लाह बड़ा प्रोडक्टिव था। उसके बाद आई वुड से कि हमारे मिल्क प्राइसेस भी बेहतर हुए हैं, बेहतर हुए हैं। नहीं, यहाँ पर वो तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर कट्टे बच्चे की बात करने पर तनकीद की जाती है, इसका मतलब है आप कहते हैं कि गवर्नमेंट वाकई सीरियस है ज़राअत को और फार्मिंग को लेकर? जी, इसमें कोई शक नहीं है, मैं पर्सनली वहाँ पे था, तो आई वुड से कि उसका बड़ा अच्छा आउटकम आया एंड वो एक प्रोडक्टिव सेशन था जो वहाँ पे कंडक्ट हुआ। ठीक है, तो
ये बताएं, बड़ी बात है जी, ये मुतमईन नज़र आ रहे हैं नए पाकिस्तान की नई हुकूमत से, और इनका कहना है कि जब हम गए तो उसका फ़ायदा भी होना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को अपने फार्मर को बेहतर करने के लिए जो हो सके वो करना चाहिए। अच्छा, इनकी ये कितनी डाइट क्या होती है इनकी? डाइट में जी मेनली तो हम साइलेज ही ऑफ़र कर रहे हैं जो हमारा बल्क में जा रहा होता है। इसके अलावा कॉन्सनट्रेट होता है जिसे हम वंडा कहते हैं। वंडा मुख्तलिफ़ कमर्शियल कंपनीज़ हैं जो बना रही हैं, तो वो हम ऐड कर रहे होते हैं। इसके अलावा मिनरल होता है, इम्पोर्टेड होता है, वो भी डीसीपी है। सोडा बाइकार्ब ऐड करना होता है। टॉक्सिन बाइंडर होता है, वो अगर प्रोडक्ट में अगर आपके फीड में किसी किस्म का कोई टॉक्सिन है तो वो टॉक्सिन बाइंडर बाइंड कर लेता है। आपने टोकन इनको लगाए हुए हैं, और मुझे आप जब हम ऑफ द रिकॉर्ड आपने मुझे अपने ऑफिस में दिखाया कि एक एक चीज़ का रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होता है कि इसको इतना वंडा डाला जा रहा है, इसके इतना मिल्क है पर डे आप रिकॉर्ड करते हैं। उमूमी तौर पे ये नहीं किया जाता, तो आम किसानों को आप क्या मशवरा देंगे कि किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करें? एक्चुअली जी मैं तो ये कहूँगा कि आप कोई भी काम करें तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, कि आपको पता हो आप क्या कर रहे हैं, आप क्या इनपुट्स दे रहे हैं, एंड उनका आपको इवेंचुअली रिज़ल्ट क्या मिल रहा है। तो इसलिए हमने मुख्तलिफ़ रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं अपने पास। इनका दूध जो है 3 टाइम हम मिल्किंग कर रहे होते हैं, उसका हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। एंड पिछला जब से मैंने फार्म बनाया है तब से ही हम इसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। इनकी इंसेमिनेशंस हो रही होती हैं, तो आपको अगेन पता होना चाहिए कि हमने कौन से बुल का सीमन रखा एंड किस रेट को रखा। इफ़ इन केस वो कंसीव कर गई तो हमने इनको 60 डेज़ के लिए ड्राई भी करना होता है। जब ये दूध दे रही होती हैं तो ज़ाहिर है इनके अडर में जो सेल होते हैं वो उनको रीजनरेट करना है एक्चुअली, एल्वेओलर सेल्स को। तो उसके लिए इनको एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए होता है जिसमें ये रीजनरेट करती हैं, ये अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं, बच्चे का साइज़ बेहतर बनता है। तो इस तरह से इनकी डिवर्मिंग्स होती हैं, वैक्सीनेशंस होती हैं। हमारे पास रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, कितने अरसे बाद डिवर्मिंग होती है और कितने दिनों के लिए, और कैसे इनको ड्राई करना? जी, डिवर्मिंग इनकी 2 महीने बाद करते हैं हम, उसमें डिफरेंट सॉल्ट्स यूज़ करते हैं। एंड जो ड्राई होता है वो हम करते हैं 60 डेज़ के लिए, अगेन वो उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। जी, यहाँ पर बिल्कुल मिल्किंग हो रही है, और हिज़्बुल्लाह भाई से जानते हैं कि मिल्किंग किस तरह से हो रही है और ये क्या तरीक़ेकार है। ये मिल्किंग में इनके जो हमें रिवायती तौर पर नज़र आता है कि इनके बच्चे साथ होते हैं, वो आपने पहले भी बताया, इनके साथ बच्चे नहीं हैं, और ये क्या किस तरह से ये चीज़ें? जी, एक्चुअली ये हमारी मिल्किंग मशीन्स हैं, ऑटोमेटिक मिल्किंग है इसमें। दूध गाय के अडर से निकल के बकेट्स में आ जाता है, इसको हम कलेक्ट करके चिलर रूम में ले जाते हैं। तो अगेन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है कि आप यहाँ पे बच्चा भी ऐड कर सकें। ठीक हो गया। तो ये अब मिल्किंग टाइम है क्योंकि इसलिए अब ये ग्रुप की फॉर्म्स में आएंगी एंड इनकी मिल्किंग होगी। ठीक हो गया। तो एक गाय को कितना टाइम लगता है इस ऑटोमेटिक मशीन पे? जी, आइडियली डिपेंड वैसे कर रहा होता है कि आपकी गाय का वॉल्यूम कितना है। हमने डिफरेंट ग्रुपिंग की हुई है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, कि जो ज़्यादा वॉल्यूम वाली गाय हैं उनको हमने अलग रखा हुआ है, जो कम वॉल्यूम वाली हैं उनका हमने सेगमेंट अलहदा किया हुआ है। इससे टाइम सेविंग होती है। आइडियली आई वुड से कि 5 मिनट लग जाते हैं मैक्सिमम 5 मिनट में एक ग्रुप में। आगे चलते हैं जी, देखते हैं। ये देखें जी, मेरा कैमरामैन आपको अगर दिखा सके, ये मिल्किंग हो रही है और ये एक सेगमेंट में 6 आ जाती हैं जी। 6 गाय एट अ टाइम मिल्क हो रही होती है। आगे चलते हैं। ये ऑटोमेटिकली उन डब्बों में दूध जाता है और वहाँ से ये कैरी करते हैं और उसको आगे चिलर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अच्छा, ये एक बिल्कुल मुनफरिद मुझे चीज़ देखने में आई है, भाने में टिशू क्या कर रहे हैं? एक्चुअली देखें, जब ये गाय आती हैं अंदर से, ज़ाहिर है ये ओपन एरिया में भी बैठती हैं, मट्टी होती है, तो ये इनकी हाइजीन के लिए यहीं से दूध निकलना है, क्लस्टर ने टीट के ऊपर ही लगना है एंड वहाँ से दूध इवेंचुअली बकेट्स में आना है। तो इनकी हाइजीन के लिए, ताकि दूध में कोई पार्टिकल्स ना जाएं, कोई गोबर ना लगा हुआ हो या मट्टी का कोई ज़रा ना हो। ये पीछे मशीन की आवाज़ आ रही, सॉरी आप बात अपनी जी, ये मिल्किंग मशीन है एक्चुअली, वैक्यूम क्रिएट करती है जिसके थ्रू एक्चुअली इसका एक प्रोसेस है जिससे ये मिल्क निकलता है। और इधर पीछे आपके पास जनरेटर नज़र आ रहे हैं, ये टैंकर्स हैं, ये क्या है?
जी एक्चुअली जनरेटर हमें 24/7 बैकअप चाहिए होता है, ख़ास तौर पे गर्मियों में, क्योंकि जब गर्मियाँ होती हैं तो आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि आपके फ़ैन्स एंड शावर्स ऑफ हों। अगर 10 मिनट के लिए ये आपके फैंस एंड शॉवर्स गर्मियों में ना हो पाएँ तो उसका नुकसान क्या होता है? देखें जी, 10 मिनट काफ़ी ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे अगर हम बात कर रहे हों जुलाई अगस्त की, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, हवा ना होने के बराबर होती है। एंड अगर आप इस तरह की कोई कोताही करते हैं तो जानवर ज़रूर दिखाता है इन टर्म्स ऑफ वो बीमार हो जाएगा, प्रोडक्शन डिक्रीज़ कर जाएगा, या वो आपको अनकंफर्टेबल नज़र आ रहा होगा। यानी उसका नुकसान नज़र आता है जितना आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है। आपके पास मैक्सिमम दूध कितना देती है एक गाय? जी इस साल कुछ हमारी गाय 50 प्लस गई हैं, 50 माशाल्लाह। लीटर्स प्लस गई हैं पर डे। और टोटल आपके जानवर कितने हैं और उनमें से दूध देने वाले कितने हैं और दूध की एवरेज कितनी है? जी टोटल हर्ड साइज़ मेरा है 72 एनिमल्स और इस वक्त 45 मिल्किंग एनिमल्स हैं मेरे पास। एंड पर डे हमारा 1000 से माशाल्लाह ज़्यादा वॉल्यूम है। अच्छा, हम आगे चलते हैं ऑफिस में, इनकी वहाँ पे मज़ीद चीज़ें देखते हैं जहाँ पे इन्होंने रैकेट मेंटेन किया हुआ है। इनसे जो सबसे अहम सवाल है कि इसकी कॉस्ट कितनी आई और अब इनको शुरू में किन मसाइल का सामना रहा, इन तमाम सवालात के जवाब हम इनसे ऑफिस में लेते हैं। ये बताएं, जब आपने इनिशियली स्टार्ट कब किया और इनिशियल कॉस्ट क्या आई थी? जी मैंने स्टार्ट किया था ये एंड ऑफ 2015 में ना, दिसंबर में मेरे पास पहली जो शिपमेंट आई थी काउस की ऑस्ट्रेलिया से, वो आई थी। जो स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था वो भी मैंने ऐसे जून जुलाई में शुरू किया था उसको बनाना। एंड काउस की बात करें तो मेरे पास 56 फ्रीजियन काउस आई थी एंड $2400 एक गाय की जो कॉस्ट उस वक्त थी। तो डिपेंडिंग अपॉन डॉलर की प्राइस जो कि फ्लक्चुएट करती रहती है, तो अब तो इट्स एक्सपेंसिव। पहले ये थी 2,60,000 में मुझे पड़ी थी जो इनिशियली आई थी। $2400। अब वहाँ डॉलर अब भी $2400 की मिलती है या अब कीमत बढ़ गई है? जी प्राइसेस समवॉट वही हैं, थोड़े बहुत मेरा ख्याल है कोई टैक्सेस में सुना है कि कोई इंक्रीज़ किया है उन्होंने, वैसे प्राइस तकरीबन वही है। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस नहीं था जब आपने इनिशिएट किया या आपका फैमिली बिजनेस नहीं है, तो आपको शुरू में क्या मसाइल हुए और अब आप इसको किस तरह से देखते हैं? शुरू में इसके नुकसान क्या हुए, अब जब आपने इसे मुकम्मल कंट्रोल कर लिया तो कितना प्रॉफिट? जी जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे काउस का बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि कैसे डेयरी फार्मिंग करनी है, क्या करना है, लेकिन एक शौक़ था मुझे कि मुझे ये काम करना चाहिए। तो मैंने मुख्तलिफ़ लोगों को विज़िट किया, फार्मर्स को विज़िट किया। उस वक्त इतना ट्रेंड भी नहीं था इम्पोर्टेड काउस का। चंद फार्म से उनको विज़िट किया, एक ट्रेनिंग सेंटर था, वहाँ पे मैंने जाके ट्रेनिंग ली। एंड स्टार्ट में बहुत मुश्किल था, आइडिया नहीं था कि इनको कैसे मैनेज करना है। लॉसेस भी आए उसमें, हमारी तरफ कुछ गाय की जो है अमवात भी हुई। इनके अडर से रिलेटेड प्रॉब्लम जो जिसको हम साड़ू कहते हैं, मैस्टाइटिस, वो भी हुआ था और काफ़ी टफ़ टाइम था स्टार्ट में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे चीज़ें समझ आती गईं तो चीज़ें काफ़ी आसान हो गईं। अब आपने मैक्सिमम एनुअल कितना प्रॉफिट इससे अर्न किया? मेरा ख्याल है 5 मिलियन तक गया हूँ मैं जी। और दूसरा ये कि 5 मिलियन तो मिल्किंग में होगा, बाकी जो आपको जानवर वगैरह एड अप हो जाते हैं तो उसका कितना है? जी बिल्कुल, जो आपकी हीफर्स आती हैं, जो आपके पास बच्ची ऐड हो रही होती है, वो तो आपका एसेट ही है, वो भी ज़ाहिर है इंक्रीज़ हो रहा होता है। बीच में फिर ये है या तो आप फार्म को एक्सटेंड करते जाएं या दूसरी ऑप्शन ये है कि आप हर साल कुछ काउस को सेल आउट करें। तो ये अब इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफर करते हैं। आइदर आपने उनको बढ़ाना है या आपने एक सर्टेन नंबर आपने अटेन करना है और उसके बाद आपने। तो आप क्या करते हैं, आप बेचते हैं कि नहीं बेचते? जी मैं अभी तक मैंने कुछ बेची बीच में, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे आगे एक्सटेंशन करनी चाहिए, तो इंशाल्लाह वेरी सून आगे इसको एक्सटेंड करें। जैसे जैसे कंट्रोल होता चला जाता है वैसे आप चीज़ों को करते चले जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये नाजरीन को बताएं, मुझे तो बड़ी हैरत हुई है, ये एक बोर्ड हमारे पीछे मौजूद है और आगे एक रजिस्टर्स का एक 10-12 रजिस्टर्स पड़े हैं
और अंदर दूसरे ऑफिस में कंप्यूटर में रिकॉर्ड अलहदा से कलेक्ट किया जाता है। ये क्या है पड़ा, यानी क्या प्रोटोकॉल्स हैं पड़े? ऐसे तो हम अपने चैनल्स में ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमने फ़लाँ दिन फ़लाँ चीज़ प्लान की है, और यहाँ पे आपने क्या नाम है जानवरों के लिए किस तरह से चीज़ें? जी एक्चुअली ये मैंने एक वाइट बोर्ड लगाया हुआ ऑफिस में कन्वीनियंस के लिए, आसानी पैदा हो। बड़ा बोर्ड है, देखें ये रजिस्टर्स पड़े हुए हैं, तो इनको आपको बार बार खोल के देखना पड़ता है, या इनपुट्स। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो करंटली हमारे फॉर्म पे चल रही हैं हमने वो मेंशन की हुई हैं। पिछले दिनों हमने प्रोटोकॉल लगाया गायों को, क्योंकि अब टाइम है कि जो गाय इंसेमिनेट नहीं हुई या प्रेग्नेंट नहीं हुई उसको जल्द अज जल्द हमें प्रेग्नेंट करना है। उसके लिए एक प्रोटोकॉल है जिसमें ओविसिंग जिसको कहते हैं, इसमें ये डेलमेरलिन और ये डेलमाजीन, ये GnRH एंड PGF2 अल्फ़ा होता है। तो ये एक्चुअली कन्वीनियंस के लिए है, आसानी के लिए है कि हमें जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए। अगर एक वक्त से आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक वक्त से ज़्यादा हो गया है, तो आप उसको इंजेक्ट करके और एक मुख्तलिफ फार्मूले के साथ मुख्तलिफ दिनों में आप उस तरफ उसे ले आते हैं कि वो उसमें सेक्स सीमन रखा जा सके। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये मेडिसिन हैं, ये हार्मोन्स हैं एक्चुअली, जो कि इनको हीट में लेके आते हैं, और ये 11 दिनों का एक प्रोसीजर है। 10 से 11 दिन में आपकी गाय जो है वो आप उसको इंसेमिनेट कर सकते हैं। अगर आप ये हमें चंद सेकंड्स में बता दें इसमें किस किस दिन में क्या क्या लगाया जाता है, ताकि हमारे नाजरीन भी जान सकें और जिनकी गाय हीट नहीं हो रही उनका भी फ़ायदा हो। बेहतर जी, इसमें डेलमेरलिन जो है वो हम 2 ml दे रहे होते हैं डे 1 पे, बल्कि हम इसको कंसिडर करते हैं डे 0, क्योंकि डे 1 होता है 24 घंटे बाद। तो इसके साथ एक और चीज़ है, सिडर कहते हैं उसे, उसमें प्रोजेस्ट्रॉन होता है जो कि आपकी इसमें प्रेगनेंसी में हेल्प आउट करता है। सिडर प्रोटोकॉल और डेलमेरलिन हम डे 0 पे लगा देते हैं। 7वें दिन हम उसको डेलमाजीन लगाते हैं। 9वें दिन अगेन हम उसको डेलमेरलिन दे रहे होते हैं, और उसके 16 से 20 घंटे में हम उसको इंसेमिनेट कर रहे होते हैं जानवर को। बिल्कुल जी, आप हिज़्बुल्लाह भाई के साथ रब्ता भी कर सकते हैं और चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह से बेहतर किया जाए। और इनका फॉर्म है दुनियापुर में, हिज़्बुल्लाह तरीन, और साथ में बड़े मशहूर हैं यहाँ पे, और इनका फॉर्म बड़ा माना ताना जाता है, लोग आते हैं, विज़िट करते हैं, और ये चीज़ें जिस तरह से इन्होंने हमें बताई आपको भी बताएंगे। और हम इंशाल्लाह जब मौसम तब्दील होगा तो फिर इनका फॉर्म विज़िट करेंगे और आपको चीज़ों को बताएंगे। इसी के साथ अपने होस्ट मुनीब खान मलेज़ई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।